फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और आज है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 नहीं 4, लेक्चर नंबर 4। हम लोग पिछली वीडियो में जो है पिछला क्लास में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण समझ चुके थे। अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं का अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े। आज हम लोग को पढ़ना है ये दो टॉपिक, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, सॉरी अवतल दर्पण तो हो गया, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण और गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच संबंध। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण दो स्थितियों में होता है। बताया गया है कि उत्तल दर्पण में जो है ये कोई उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में जो है इधर होता है फोकस और इधर होता है वक्रता केंद्र। क्योंकि इधर कोई भी स्पेशल पॉइंट नहीं होता है, इसके कारण दो ही स्थिति पर वस्तु को रखा जा सकता है, एक तो ध्रुव तथा अनंत के बीच किसी बिंदु पर, और दूसरा स्थिति हो सकता है अनंत पे, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस, टॉपिक का नाम है हमारा उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण दो स्थितियों में हम लोग को पढ़ना है। तो पहला स्थिति केस 1, जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच, ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो। तो इस कंडीशन के लिए सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण ले लेते हैं और इस उत्तल दर्पण में एक इसका प्रधान अक्ष, ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, और प्रधान अक्ष पर स्पेशल जो बिंदु है वो इस साइड में है, यहाँ पे है फोकस और यहाँ पे है वक्रता केंद्र, और ये है ध्रुव, और इधर कुछ भी नहीं है, इधर जो है कोई भी स्पेशल पॉइंट है नहीं। तो ध्रुव तथा अनंत के बीच इधर ही कहीं किसी बिंदु पर हमें वस्तु को रखना है। तो यहाँ पे हम वस्तु रखते हैं, ध्रुव तथा अनंत के बीच हम वस्तु रख दिए हैं। अब यहां से जो है समांतर जाने वाली किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें हमें पता है कि या तो फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये किरण तो यहां से जो है टकरा के ऐसे गुजरने वाली, इसका मतलब वास्तव में ये किरण फोकस से होकर नहीं गुजरेगी, बल्कि काल्पनिक रूप से इसे बढ़ाया जाएगा तो यह फोकस से होकर गुजरती है ऐसे। ये फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। और दूसरा किरण यहां से जाती है ये वक्रता केंद्र के पास, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण जो है अपने ही पथ पर वापस लौटती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीन कुछ अलग होगा, ये वक्रता केंद्र की ओर जाने का प्रयास तो कर रही है ऐसे, परंतु जा नहीं पाती है, वापस लौट जाती है टकरा के। तो हम इसे काल्पनिक रूप से ये ऐसा कल्पना करते हैं कि ये किरण अगर ऐसे जाए वक्रता केंद्र की ओर, तो यहाँ पे दो किरणें कटती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में किरणें कट नहीं रही है, बल्कि कटती हुई प्रतीत हो रही है, और यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हो गया प्रतिबिंब का निर्माण। और प्रतिबिंब को देख के हम लोग सारा अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि हो तो यानी जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब का, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का पहला बात आकार,
प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, स्थान, तो स्थान है आपका ध्रुव तथा फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्रुव तथा फोकस के बीच। और तीसरा चीज प्रकृति अगर देखा जाए तो यहाँ किरणें वास्तव में नहीं कटी है बल्कि कटती हुई प्रतीत हुई है। तो यहाँ पे जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं आभासी प्रतिबिंब बनती है, आभासी और सीधा, आभासी तथा सीधा। अर्थात यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच किसी स्थान पर स्थित हो तो इसमें उत्तल दर्पण में इसके उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा वो ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थित होगा, सीधा होगा, वास्तविक नहीं आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है वस्तु को जो रखते हैं वो ध्रुव तथा अनंत के कहीं ना कहीं बीच में ही रखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि उत्तल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और आभासी होता है, आभासी सीधा तथा हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसी का जो अगला केस है यानी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, केस 2, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। इसके लिए भी हम एक चित्र बनाएंगे। ये हो गया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रधान अक्ष, ये हो गया प्रधान अक्ष उत्तल दर्पण का। और उत्तल दर्पण के सामने वस्तु जो है वो अनंत पे रखी हुई है, हमें पता ही नहीं है कहाँ है, तो हम मान लेते हैं कि बहुत दूर कहीं अनंत पे रखी हुई है। तो उस वस्तु से आने वाली प्रधान अक्ष की जो समांतर किरणें होगी वो यहाँ पे आके टकराएगी। मान लेते हैं एक और जो है किरण जो है वो समांतर आ रही है ऐसे और इस बिंदु पे टकराती है, और टकराने के बाद अब इधर तो जा नहीं सकती फोकस के पास। यदि इधर एक बिंदु पे कहीं पे फोकस है तो यहाँ पे फोकस के पास तो जाएगी नहीं, ये किरणें जो है परावर्तन के बाद ऐसे मुड़ जाती है, इधर ऐसे कहीं मुड़ जाती है, ऐसे। और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों किरणें जो है, इन दोनों किरणों को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वस्तु के प्रतिबिंब का जो निर्माण हुआ है वो फोकस पर ही हुआ है और बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है इसमें फोकस पर ही। और वस्तु कहाँ स्थित है तो हमें पता नहीं, बहुत दूर अनंत पे कहीं स्थित है, वहां से आने वाली समांतर किरणें जो है उत्तल दर्पण से परावर्तित होती है और हमें फोकस पर कटती हुई प्रतीत होती है। तो इस कंडीशन में अगर वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब का आकार, आकार देखा जाए तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा, स्थान फोकस पर, फोकस पर, और प्रकृति आभासी तथा सीधा, फोकस आभासी तथा सीधा। तो इन सभी चीजों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पहला निष्कर्ष तो यह है कि उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में पहला बात हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है।
दूसरा बात, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और तीसरी बात, हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है, हमेशा वस्तु से छोटा होता है। तो ये है और उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, जो कि हमेशा लागू होती है। जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो न तो हमेशा आभासी बनता है, ना हमेशा वास्तविक बनता है, लेकिन इसमें जो है जो भी होता है वो हमेशा एक ही तरह का होता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अलग अलग दूरी पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब अलग अलग बनता है, लेकिन ये दोनों का काम खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो आज का टॉपिक एक अलग है वो पढ़ते हैं। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करना है हम लोग को। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि F बराबर R/2 को सिद्ध करना। तो इसके लिए क्या किए हम लोग कि एक अवतल दर्पण लिए हैं, पहले अवतल दर्पण में प्रूफ करेंगे और आगे फिर उत्तल दर्पण में भी इसी चीज को प्रूफ किया जाएगा। तो अवतल दर्पण एक ले लिया गया है जिसका ये प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष पर स्थित ये एक फोकस और वक्रता केंद्र है। और इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये किरण जो है बिंदु ए से प्रारंभ होकर दर्पण के बिंदु एम से टकराती है और फोकस से होके गुजर जाती है। माना कि कलर चेंज, माना कि एक किरण बिंदु ए से प्रारंभ होकर एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण के बिंदु M से टकराती है, दर्पण के बिंदु M से टकराती। मान लेते हैं कि एक किरण जो है वो A से प्रारंभ होती है और प्रधान अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण के बिंदु M से टकराती है, और M से टकराने के बाद जो है फोकस से होकर गुजर जाती है। इसके बाद किरण फोकस F से होकर गुजर जाती है, F से होकर गुजर जाती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये है वक्रता केंद्र और ये है फोकस। यहाँ समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर गुजर जाती है। इस चीज को समझने से पहले हम यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि यदि कोई वृत्त हो, यहाँ पे हम एक वृत्त ले लेते हैं और वृत्त का एक हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। ऐसे हम स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसका केंद्र मान लेते हैं कि ये है इसका केंद्र, और इसके केंद्र से होकर एक रेखा गुजरती है, उस रेखा को हम ये मान लेते हैं, इसके केंद्र से होकर गुजर रही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बना है। हम एक वृत्त ले लिए हैं, वृत्त का ये केंद्र है और वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श करके गुजर रही है। तो हम यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि वृत्त के भी किसी भी बिंदु पर लंब डाला जा सकता है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर लंब डाला जा सकता है। जैसे कि ये कोई समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में ये आपतित किरण होता है
और ये परावर्तित किरण होता है, और इसी पर डाला गया लंब जो है अभिलंब कहलाता है। तो मेरे कहने का मतलब अगर ये दर्पण समतल है तो क्या इस पर अभिलंब डाला जा सकता है? तो वक्र पर भी अभिलंब डाला जा सकता है क्या? तो हाँ, वक्र सतह पर भी अभिलंब डाला जा सकता है। तो दर्पण के जो है जिस बिंदु पर लंब डाला जाता है, यानी वक्र सतह पर जिस बिंदु पर लंब डाला जाता है, ये रेखा 90 डिग्री का कोण किसके साथ बनाती है? तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ जो है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी यदि कोई वक्र रेखा पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है तो इस स्पर्श रेखा के लंबवत जो रेखा गुजरेगी उस रेखा को ही बोलेंगे कि ये इस बिंदु पर डाला गया लंब है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे देखिए, ये स्पर्श रेखा है, और एक थ्योरम होता है मैथ में कि यदि कोई रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और स्पर्श बिंदु को छूती है, स्पर्श बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है, तो स्पर्श बिंदु को छूती है तो ये जो स्पर्श रेखा होता है इसके ये लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री के कोण पर। यानी यदि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो कि त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो हम इस केस को जो है अपने जो सिद्ध कर रहे हैं उस केस के साथ मिलाने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको मिटा के दर्पण बनाते हैं। ये मिट गया, यहां से ऐसे यहां तक। ये देखिए हमारा केस बन गया यहां से, यानी कि यदि केंद्र से होके ये केंद्र है तो केंद्र हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा सी। तो सी से गुजरने वाली जो लाइन होती है वो स्पर्श बिंदु को जहां पे छूती है ये लंब हो जाता है, यानी ये लंब है। केंद्र से होकर गुजरने वाला जो लाइन है वो लंब है। तो आते हैं हम अपने केस पे। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाला जो ये रेखा है ये इस रेखा के साथ यानी इस बिंदु पर लंब डाला गया है, और यदि किसी बिंदु पर लंब डाला जाए तो ये आपतित किरण के साथ बनाया गया कोण और परावर्तित किरण के साथ बनाया गया कोण इसका जो होता है वो बराबर होता है, जिसे हम एंगल आई और एंगल आर से सूचित करते हैं। एंगल आई और एंगल आर। अब इसको हमें प्रूफ करना है, तो सिद्ध क्या करना है इसमें? सबसे पहले हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है वो क्या, F इक्वल R बाई 2। और इस चीज को सिद्ध करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बार बार हमें इस चित्र को देखना होगा। यहाँ पे आने वाली किरण तो सबसे पहले तो एंगल I बराबर एंगल R हो जाएगा। और एक और नियम त्रिभुज में पढ़े होंगे आप लोग, एक और नियम पढ़े होंगे ये कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समान हो, तो इसके सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, त्रिभुज का गुणधर्म है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो उसके सामने वाली भुजाएं भी आपस में समान होती है। इस चीज का हमें यूज करना है इसमें। तो चलिए यहां तक हम लोग लिख लिए हैं, सिद्ध करना है F इज इक्वल टू R बाई 2। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि एंगल I बराबर एंगल R। ये क्यों हुआ? तो परावर्तन नियम से, परावर्तन नियम से। ये इक्वेशन फर्स्ट है, जितना इक्वेशन बनता जाएगा हमें बनाते जाना है। फिर दूसरा चीज, इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज MCF में। इससे पहले एक और चीज, यहाँ पे ये जो लाइन है ये प्रधान अक्ष के समांतर है, यानी कि लाइन जो AM है ये पैरेलल है CP के। AM जो लाइन है वो पैरेलल है CP के। CP और AM दोनों पैरेलल है। तो दो समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण के युग्म आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण के युग्म आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल I का जो मान है वो MCF के बराबर है। नेक्स्ट, इसलिए
एंगल आई बराबर एंगल MCF। ऐसा क्यों? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये पता चलता है कि I बराबर है R के और I ही बराबर है MCF के, यानी कि I, R और MCF तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल R बराबर एंगल MCF, एंगल R बराबर एंगल MCF। अब इस त्रिभुज में देखते हैं, एंगल R बराबर है एंगल MCF के, यानी कि CMF बराबर MCF है, CMF बराबर MCF। त्रिभुज MCF में एंगल CMF बराबर एंगल MCF है। अब यदि दो कोण समान है तो समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती है, ये हम अभी बताए हैं आपको। तो यहां से यदि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों आपस में बराबर होंगे। ये एंगल्स, ये लाइन CF और MF आपस में बराबर होगा। तो इसलिए CF बराबर MF, ऐसा इसलिए हम लिख पाएंगे क्योंकि, अच्छा त्रिभुज के गुणधर्म हम डायरेक्ट लिख देते हैं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है और ये त्रिभुज का गुणधर्म, यानी त्रिभुज के गुणधर्म से, त्रिभुज के गुणधर्म से। ये हो गया यहां तक। एक चीज और अब आगे देखते हैं, यहां पे बिंदु है तो देखो, देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसको जैसे जैसे हम पास में लाते जाएंगे वो इसके बराबर होते जाएगा। और यदि बिंदु M यहां ना होके यहां पे होता, बिंदु M यहां पे ना होके यहां पे होता तो ये वाला लाइन लगभग जो है CP के बराबर होता। यानी कि यदि यहाँ पे बिंदु P है तो ये वाला जो लाइन होगा वो CP के PF के बराबर हो जाएगा। MF जो लाइन है वो PF के बराबर हो जाएगा यदि बिंदु M P के निकट हो। फिर से, यदि बिंदु M जो है P के निकट होगा तो जो MF लाइन है वो PF के बराबर हो जाएगा। MF इक्वल टू PF, यदि बिंदु M P के निकट हो। और M P के निकट हो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? तो हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाती है, तो ये इतनी दूर है और एक दूसरे के समांतर है, तो क्या ये पास वाला लाइन एक दूसरे के समांतर नहीं है? ये भी समांतर है और ये भी कहां से होकर जाएगी? फोकस से ही जाएगी। और पास से यदि कोई लाइन लाते हैं तो ये भी जो है परावर्तन के बाद फोकस से ही जाएगी। यानी कि जो नियम इसके लिए लागू हो रहा है वही नियम उसके लिए भी लागू होगा, जो लाइन एकदम इससे सट के जाएगी। यानी कि यदि ये किरण इतना दूर ना होता, एकदम पास से होके जा रहा होता और बिंदु P के निकट वाले किसी बिंदु से परावर्तन होके आ रहा होता, तो उस कंडीशन में ये वाला जो लाइन है और ये वाला लाइन दोनों आपस में बराबर होता। तो इस कंडीशन के लिए हम मान लेते हैं कि यदि बिंदु M जो है P के निकट हो, यदि बिंदु M P के निकट हो, बिंदु M P के निकट हो तो MF बराबर हो जाएगा CF। यही वाला यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे कि यदि बिंदु M P के निकट हो, यदि बिंदु M P के निकट हो तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यदि बिंदु M P के निकट हो तो MF का जो मान है वो तो बराबर हो जाएगा PF के, MF बराबर PF। अब आते हैं इसमें, हमारा MF बराबर आ गया है PF और पहले से सिद्ध किया हुआ है कि MF जो है बराबर है CF के। इसको हम समीकरण 3 बनाते हैं, समीकरण 3, और इसको बना देते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 3 और 4 को अब देखिए, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 और 4 को देखने से हमें ये लगता है कि CF MF के बराबर है और MF PF के बराबर है, यानी कि CF
एमएफ और पीएफ तीनों आपस में बराबर है। सीएफ, एमएफ और पीएफ तीनों आपस में बराबर है। तो हमें मतलब उन्हीं चीजों से रखेंगे जो जरूरत है। तो सीएफ और पीएफ से हमें बहुत जरूरी है, तो एमएफ को बीच से गायब करते हैं। सीएफ एमएफ के बराबर है और एमएफ पीएफ के बराबर है, तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि सीएफ जो है वो बराबर है पीएफ के। सीएफ बराबर पीएफ, सीएफ बराबर पीएफ। अब फिर से चित्र में आइए, और हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि ये वाला जो लाइन है, ये यहां से यहां तक, वो बराबर है ये वाला लाइन के। इतना बात हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि सीएफ बराबर पीएफ है। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे। हमें सिद्ध क्या करना है कि ये वाला जो दूरी है, जिसको हम आर से सूचित करते हैं और वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, और ये वाला जो दूरी है जिसे छोटा वाला एफ से सूचित किया जाता है और फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, इन दोनों के बीच हमें संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले पूरा दूरी ले लेते हैं। इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देख के हमें समझना है कि क्या सी से लेके बिंदु पी तक के बीच की दूरी, जिसे हम सीपी कहेंगे, वो सीपी बराबर हो जाएगा क्या सीएफ प्लस पीएफ के। यानी कि हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि सीपी जो कि यहां से यहां तक की है, उसे हम ऐसा लिख सकते हैं सीएफ प्लस पीएफ। सोच के देखिए एक बार कि क्या हम इस सीपी को सीएफ और प्लस पीएफ के रूप में लिख सकते हैं। सीपी बराबर सीएफ प्लस पीएफ लिखा जा सकता है? तो हाँ, जरूर लिखा जा सकता है ऐसा। सीपी बराबर सीएफ प्लस पीएफ। तो यहाँ पे हम चित्र से एक यूज करेंगे लाइन, चित्र से सीपी बराबर सीएफ प्लस पीएफ, सीपी बराबर सीएफ प्लस पीएफ। और फिर से आ जाते हैं यहाँ पे और हम कुछ चेंज करेंगे। सीपी तो हमारा है वक्रता त्रिज्या, जो कि जरूरी है क्योंकि उसी में संबंध बनाना है, वक्रता त्रिज्या। और पीएफ, पीएफ भी जरूरी है, लेकिन सीएफ की हमें जरूरत नहीं है। सीएफ की जरूरत हमें नहीं है। पीएफ ठीक है फोकस दूरी, और सीपी भी ठीक है वक्रता त्रिज्या, लेकिन सीएफ की हमें जरूरत नहीं है। तो हम इसी को और आगे बढ़ाएंगे, तो सीपी बराबर सीएफ के जगह पे हम लिख सकते हैं फिर से पीएफ प्लस फिर से ये वाला पीएफ। सीपी बराबर पीएफ प्लस पीएफ, यानी कि 2 इंटू पीएफ। सीपी इक्वल 2 इंटू पीएफ हो गया। अब दोनों के बारे में लिखते हैं। तो हम जान रहे हैं ना कि सीपी है हमारा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और पीएफ जो है वो है फोकस दूरी, छोटा वाला एफ, फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो सीपी की जगह पे हम लिख देते हैं आर इक्वल 2 इंटू पीएफ। तो पीएफ को लिखेंगे छोटा वाला एफ, तो आर इक्वल 2एफ। यानी इसी इक्वेशन को और आगे बढ़ाएंगे तो एफ इक्वल हो गया आर बाई 2, और हमें यही प्रूफ करना था जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। ये एफ इक्वल आर बाई 2 प्रूफ हो गया। चित्र एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र लिखा गया है, यहाँ पे जो है वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए हम एक अवतल दर्पण लिए हैं, और ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आती है जो कि दर्पण के बिंदु एम से टकराकर फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। और सिद्ध करना था एफ इक्वल आर बाई 2। तो इसके लिए हम क्या किए कि एक लाइन गुजारे वक्रता केंद्र से होकर, जो कि इस बिंदु पर अभिलंब की तरह काम कर रहा था, और ये अभिलंब है, इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा परावर्तन नियम से, आई इक्वल आर। और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर इसलिए होगा क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों समांतर है। और यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही होती है तो एकांतर कोण के युग्म आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जरूर बराबर होगा। तो ठीक वैसे ही ये आई जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल के। और पहले से पता है कि आई आर के बराबर है। तो इन दोनों निष्कर्षों से हमें ये पता चलता है कि आई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। इस त्रिभुज की अगर बात की जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है।
और एक ही त्रिभुज के यदि दो कोण समान हो तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये त्रिभुज का गुणधर्म है कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये दोनों भुजाएं जब आपस में बराबर है, एक निष्कर्ष तो ये आ गया कि CF बराबर MF हो गया यहाँ तक। अब यदि बिंदु MP के निकट हो जाएगा तो MF जो है वो PF के बराबर हो जाएगा, यानी कि अब जो है CF डायरेक्ट PF के बराबर हो गया। CF इक्वल PF, CF बराबर PF, यानी कि ये आधा है और ये भी आधा है और आधा आधा मिला के ये पूरा बनता है, यानी कि C से लेके P तक की जो दूरी है वो PF के दुगना के बराबर है। ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा ज्यामिति से देख के। तो इसी चीज को जो है लाइन बाय लाइन यहाँ पे प्रूफ कर दिया गया है, यहाँ से उतार सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। कितना देर का हुआ? आधा घंटा हो गया, छोड़ दे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े शुरू से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से टॉपिक लिखा हुआ था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण और गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। यहाँ हम लोग पढ़ लिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित हो, और दूसरा जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ये दोनों कंडीशन था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का। और इसके बाद इससे संबंधित कुछ निष्कर्ष निकाले हम लोग कि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और हमेशा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। इसके बाद हम लोगों ने अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित किया। और इसी तरह से आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करने वाले हैं। तो इसके बाद कुछ और जरूरी बातें जो हर रोज आपको बताई जाती है एक बार हम फिर बता देते हैं कि यदि आपको सभी लेक्चर के सिस्टमैटिक नोट्स चाहिए, प्रतिदिन के अभ्यास प्रश्न DPP चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव PDF चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव PDF, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर, इन सभी चीजों को आप यदि एक साथ लेना चाहते हैं एकदम सीरियली ढंग से लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज, तो आप वीडियो में नीचे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।